आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता एजुकेशनल मैनेजमेंट का नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इन एजुकेशन। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी 2 क्लासेस होगी। ये हमारी पहली क्लास है, इसमें हम लीडरशिप को कवर करेंगे और उसके बाद जो छोटा टॉपिक रहेगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम इसके बाद वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखिए, क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस को लेकर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये हमारा स्कूल व्याख्याता का नया सिलेबस है और अभी तक हमने ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ये 3 टॉपिक हमारे स्टार्टिंग के कंप्लीट हो गए हैं और एजुकेशनल सिनेरियो शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चैनल को आप देख लीजिए और पहले की क्लासेस भी आप देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है जी। क्लास के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड वाला जो सेक्शन है वहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत ही आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक के टेस्ट और पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है जी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप इन एजुकेशन, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम इसकी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। पहले हम लीडरशिप को समझ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन समझने का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं लीडरशिप के ऊपर दोस्तों। लीडर से बना है लीडरशिप। लीडर नेता, और नेता का जो व्यक्तिगत गुण होता है वही क्या है दोस्तों? लीडरशिप है, नेतृत्व करना। बोलचाल में भी हम यूज करते हैं कि वो उसको लीड कर रहा है, हमारी टीम को ये लीड करेगा। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा क्रिकेट में भी टीम का एक कैप्टन होता है जो क्या करता है? कप्तानी करता है, लीडरशिप करता है, आदेश देता है, आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। तो यही क्या है दोस्तों? लीडरशिप है। तो लीडर का व्यक्तिगत गुण लीडरशिप। क्लियर है? तो एक बेसिक बात हो गई दोस्तों। यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा लीडर का गुण है या नहीं है। मेरे ख्याल से हर विद्यार्थी इस प्रश्न को सही करेगा, लेकिन फिर भी हम टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई लीडर के कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए, मैं हेडिंग आपको समझा देता हूँ। देखिए, लीडर का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। शारीरिक मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी तो वो क्विक डिसीजन लेगा। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, विल पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो लोगों को मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा। इसके अलावा स्फूर्ति, सहिष्णुता, इसके अलावा चरित्रवान होना चाहिए। निर्णय क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए। शिक्षण व तकनीकी योग्यता उसके अंतर्गत अभिप्रेरण योग्यता, वही मोटिवेशन वाला। दूरदर्शिता उसमें होनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। उत्तरदायित्व की भावना कि जो जिम्मेदारी ली है उसको भली प्रकार से निभाए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल हो। समूह भावना उसके अंतर्गत होनी चाहिए। मिलनसारिता, व्यवहार कुशलता। अब इनमें देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है। और ये एक बेसिक सी बात है कि भी लीडर के अंतर्गत कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। और फिर भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगा, वहाँ से आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने लीडर के कौन कौन से गुण होते हैं उनको समझने का हमने प्रयास किया। अब हम बात करते हैं नेतृत्व की, लीडरशिप की। ठीक है, आइए दोस्तों, लीडरशिप की हम विशेषताओं को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन उससे पहले लीडरशिप के नेतृत्व के 2 पहलू हैं यहाँ पे। इन दोनों पहलुओं को आप समझ लीजिए, नेता और दूसरा पहलू है अनुयायी, जिसको हम बोलेंगे फॉलोअर। जिस नेता के जितने ज्यादा फॉलोअर होंगे वो नेता उतना बड़ा होगा। जिसके कम होंगे तो ठीक है, उसके वो पॉपुलर इतना नहीं होगा मार्केट में। आपने देखा होगा कि जब कोई नेता आता है तो कभी कभी उसके नाम से ही इतनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच जाते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। केवल नाम ही काफ़ी है। और कई नेता ऐसे भी होते हैं कि फॉलोअर्स को पैसे दे के बुलाना पड़ता है।
इतना नहीं होता है, इतना बड़ा नेता नहीं होता है, लेकिन क्राउड दिखाने के लिए पेड फॉलोअर्स बुलाने पड़ते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि नेता कैसा है, बड़ा नेता है, पॉपुलर है या नहीं है। ठीक है, तो ये दो पहलू होते हैं लीडरशिप के, नेता और अनुयायी। जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स वो उतना बड़ा नेता। अच्छा जी, नेता और अनुयायी का जो संबंध होता है वो क्यों होता है? क्योंकि दोनों के लक्ष्य क्या होते हैं, समान होता है, तभी तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। दोनों की विचारधारा सेम मिलती है, लक्ष्य समान होता है, तभी तो दोनों के मध्य संबंध स्थापित हो पाता है। अब मैं आपसे एक यहाँ से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि नेता और अनुयायी के मध्य ये जो संबंध होता है ये कैसा होता है, औपचारिक या अनौपचारिक या दोनों? अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि औपचारिक संबंध क्या होता है। औपचारिक संबंध जो व्यवस्थित रूप से होता है, जैसे हम बात करते हैं हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट की, हम स्कूल में चलते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल और लेक्चरर का जो संबंध होगा वो कैसा होगा उस स्कूल के अंतर्गत? वो क्या होगा, वो व्यवस्थित रूप में प्रिंसिपल लेक्चरर को कहेगा कि भाई यहाँ पे क्लास लो, ये कार्य कीजिए। तो ये क्या है, व्यवस्थित संबंध है दोस्तों, इसको कहेंगे औपचारिक संबंध। लेकिन कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप लेक्चरर बन चुके हैं और किसी स्कूल में गए, लेकिन वहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल के कार्य करने के तरीके से आप संतुष्ट नहीं हैं, और मान लीजिए किसी दूसरी स्कूल के प्रिंसिपल के कार्य करने के तरीके से आप प्रभावित हैं और आप उसको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे वो संबंध क्या होगा, वो अनौपचारिक होगा। समझ गया? तो संबंध औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। जैसे हमारा मित्र मंडली, जो हमारा जो फ्रेंड सर्किल होता है, वहाँ पे जो हमारे संबंध होते हैं वो कैसे हैं, अनौपचारिक संबंध है। परिवार में अनौपचारिक संबंध है। समझ गए? और औपचारिक का उदाहरण मैंने आपको देके समझा दिया है। तो औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी लीडरशिप की विशेषता है या नहीं है। देखिए, मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूँ, लीडरशिप की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला, व्यक्तिगत गुण। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि नेता का व्यक्तिगत गुण ही क्या होता है, नेतृत्व होता है। विशेषता देखिए, नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण है। यह नेता का भौतिक गुण नहीं है, अपितु उसका व्यवहारिक गुण है। तो उम्मीद है पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, नेतृत्व की विशेषताएं कि ये क्या है, एक व्यक्तिगत गुण है। दूसरी बात, फॉलोअर्स, अनुयायी। नेता की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसके अनुयायी होना। बिना अनुयायियों के नेता की कल्पना भी संभव नहीं है। अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। तीसरी विशेषता, प्रभावित करने की कला। लीडरशिप में तो यही होती है, प्रभावित करने की कला होती है। जैसे मोदी जी की हम बात कर लेते हैं, तो उनकी देखिए बोलने की शैली काफ़ी अच्छी है, प्रभावित करते हैं। जिस भी क्षेत्र में भाषण देते हैं लोग उनके भाषण को ही सुनने आते हैं। प्रभावित करने की कला, हितों की एकता। ये सब बातें मैं समझा चुका हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नेतृत्व एवं उसके अनुयायियों के हित एक समान होने चाहिए, तभी तो भाई वो कनेक्ट हो पाएंगे, उनके संबंध स्थापित हो पाएंगे। ठीक है। नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है। अगर हम परंपरागत अवधारणा की बात करते हैं तो पहले पता है लोग क्या कहते थे कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन आधुनिक परिवेश में यह धारणा बदल गई है। अब नेतृत्व का शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा व्यवस्थित विकास किया जा सकता है, कि ऐसा नहीं है कि पैदा ही होते हैं, बनाए भी जा सकते हैं। आधुनिक रूप में ये भी डेफिनेशन दी जाती है। अब लोगों की अलग अलग मत हैं, देखिए। ठीक है। अभी जैसे दोनों तरह के मत की मैं बात करता हूँ। जैसे बात करें, चलो हम करेंगे इस पे आगे बात, पहले एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, वरना अभी टाइम लगेगा। तो विकसित भी की जा सकती है और प्राप्त की जा सकती है नेतृत्व क्षमता। ठीक है जी। परस्पर संबंधों पर ये आधारित है नेतृत्व, वही लीडर और अनुयायी के बीच में। अनुकरणीय आचरण, नेता के अनुयायी सर्वाधिक उसके आचरण से प्रभावित होते हैं।
अतः नेता का आचरण इस प्रकार का होना चाहिए जो उसके अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श हो। ठीक है जी। इसके अलावा गतिशील प्रक्रिया, जो नेतृत्व है ये क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है। क्या मतलब है इसका? नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व का कार्य संगठन की स्थापना से लेकर उसकी विद्यमानता तक सदैव चलता ही रहता है। समझ गए आप? इसलिए इसको गतिशील प्रक्रिया बोला है। और औपचारिक एवं अनौपचारिक, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकता है। ये सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। सभी प्रबंधक जरूरी नहीं है कि नेता होते हैं। और नेता की अगर हम बात करें, लीडर की हम बात करें, आपने देखा होगा, आपने या आप अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। हम जब स्कूल में जाते थे, क्लास में कुछ जो स्टूडेंट होते थे उनके अंदर की लीडरशिप बाहर आती थी, आपने देखा होगा। मॉनिटर बनाया जाता था, तो कुछ विद्यार्थी आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते थे। जैसे प्रेयर होती थी तो सबको लाइन लगवाना, होमवर्क चेक करना, डायरी चेक करना। तो ये क्या है? ये भी तो लीडरशिप ही है एक तरीके की। लेकिन सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये क्या है दोस्तों, लीडरशिप की विशेषताएं हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है। ठीक है, चलूं आगे। इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया? यहाँ पे हमने लीडर के गुणों को समझा, फिर नेतृत्व की विशेषताओं पर हमने चर्चा की। अब बात कर लेते हैं नेतृत्व के कार्यों पर, हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अब हम एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना लीडर ही करेंगे साहब ये काम। कार्य योजना बनाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, योजना को अपने अधीनस्थों को संप्रेषित करना। ठीक है, कार्य का मूल्यांकन करना, मार्गदर्शन देना, श्रम का विभाजन करना और अनुशासन बनाए रखना। कॉमन सेंस वाली बातें हैं। आप इसको स्कूल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। भी जैसे स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो क्या करेगा? योजना बनाएगा, लागू करेगा, अधीनस्थ यानी कि टीचर्स लेक्चरर को भेजेगा, फिर मूल्यांकन करेगा, निर्देश देगा, श्रम का विभाजन करेगा, भी तुम लाइब्रेरी संभालो, पोशार संभालो, और अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, ज़्यादा इन पे हम टाइम नहीं देंगे, ये बेसिक सी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? सबसे पहले हमने लीडरशिप का मतलब समझा, फिर लीडर के गुणों को समझा, फिर लीडरशिप की विशेषताएं हमने की, और लीडरशिप के कार्यों को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। 10 मिनट में हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, थोड़ा सा समझने का पार्ट अलग डिफरेंट जो रहेगा उस पर अब हम बात करते हैं। ये तो बेसिक बातें थी। अब जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो है दोस्तों नेतृत्व की शैलियां। ये थोड़ा सा समझने का है, इसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं। शैलियों पे हम बात करते हैं। देखिए, कर्ट लेविन के अनुसार हम बात करेंगे। कर्ट लेविन ने नेतृत्व की शैलियों को 3 भागों में डिवाइड किया है। क्या नाम है इनका? पहली शैली का नाम है एक तंत्रीय शैली, दूसरी शैली का नाम है लोकतंत्रीय शैली, और थर्ड पर है लेसेज फेयर शैली। 3 शैलियों पर हम बात कर रहे हैं, और ये 3 शैलियाँ कौन सी है कर्ट लेविन के अनुसार? पहली है दोस्तों एक तंत्रीय शैली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तंत्रीय। दूसरी क्या रहेगी? लोकतंत्रीय। और तीसरी रहेगी लेसेज पेयर शैली। कर्ट लेविन ने 3 प्रकार की शैलियां बताई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। अब क्या है इनका मतलब, एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक तंत्रीय शैली की बात करते हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल की हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एक तंत्रीय शैली, सबसे पहले इसके नामों पर हम समझ लेते हैं कि इसके अन्य नाम क्या है। इसको कहा गया है निरंकुश शैली, आधिकारिक शैली, सत्तावादी शैली और निर्देशात्मक शैली। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इनके जो नाम हैं उनसे ही सारा मतलब समझ में आता है। निर्देशात्मक शैली
कि यहाँ पे कोई जो लीडर होगा वो निर्देश देगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद सत्तावादी शैली में जिसके हाथ में सत्ता रहेगी वही लीड करेगा। निरंकुश शैली मतलब जो सारी शक्तियां हैं वो किसी व्यक्ति के हाथ में रहेगी। नाम ही क्या है, एक तंत्रीय शैली, किसी एक के हाथ में रहेगी। अगर हम हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका क्या है, कोई लीडर है, यहाँ पे मैंने एल लिख दिया, ठीक है। शक्तियों का क्या हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है, इसी के पास शक्तियां हैं और ये आदेश दे रहा है अपने अधीनस्थों को, सबऑर्डिनेट्स को। यहाँ पे मैं S1 S2 S3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये आदेश देगा और इनको इन आदेशों को मानना पड़ेगा। यहाँ पे यही सर्वे सर्वा रहेगा दोस्तों, यही डिसीजन पावर इसी के पास रहेगा और ये जो बोलेगा इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या है दोस्तों, एक तंत्रीय शैली और ये इसके कुछ अन्य नाम हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसकी कार्य प्रणाली पे बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। देखिएगा एक एक पॉइंट को समझते हुए चलें। यहाँ पे क्या होता है, जो नेता होगा वो क्या देगा, आदेश देता है और नेता को कार्मिकों की योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता है। उसको ऐसे लगता है कि भाई ठीक है, जो मैंने बोला कि यही इनको फॉलो करना है, उनसे कोई सलाह मशवरा, कोई सजेशन, नथिंग। सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण मतलब उसी को डिसीजन लेना है, पावर उसी के हाथ में है, तो ये कार्य प्रणाली है। ये एक तंत्रीय नेतृत्व शैली कहाँ पे उपयुक्त रहती है, जहाँ पे दोस्तों कर्मचारी कैसे हो, अनुभवहीन हो, नए हो, अभी उनको इतना नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे ये उपयुक्त रहता है कि भी लीडर जो होगा उसको पुराना अच्छा खासा अनुभव है और वो उनको गाइड करेगा। तो जहाँ पर कर्मचारी अनुभवहीन होंगे तो वहाँ पे ये उपयुक्त है। वही वाली बात है, असुरक्षा और अकुशलता की स्थिति में ये उपयुक्त रहेगी। लेकिन इसके क्या दोष भी हैं, जैसे नकारात्मक नेतृत्व, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निरंकुश सत्तावादी, भाई जो मैंने बोला है उसी को आपको फॉलो करना है। रचनात्मकता व नवाचार यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो अधीनस्थ होगा, जो सबऑर्डिनेट होगा, वो अपना निर्णय नहीं ले पाएगा, उसको केवल आदेशों को फॉलो करना है, ठीक है ना, मशीनों के जैसे कार्य करना है। नेता निरंकुश, कर्मचारियों में असंतोष व उदासीनता, तो इस तरह की भावना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ये इसके दोष हैं। ये शैली कहाँ पर उपयुक्त रहेगी और इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, तो ये है दोस्तों एक तंत्रीय नेतृत्व शैली, ठीक है। और ये हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली थी, ठीक है। अंग्रेज यही तो करते थे, उनको यही तो लगता था कि भारतीय क्या है, योग्य नहीं है, तो वो योजनाएं बनाते थे और आदेश देते थे कि भाई इनको फॉलो करना है आपको। उम्मीद है नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये शैली क्या है। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा इनका मतलब आप समझ लेंगे ना कि भी होता क्या है, आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए, स्टेटमेंट के रूप में आए, आप क्वेश्चन सही कर दोगे परीक्षा में, ठीक है। तो ये है दोस्तों एक तंत्रीय शैली, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पे बात करते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल की बात करेंगे, लोकतंत्रीय शैली की बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, लोकतंत्रीय शैली। देखिए यहाँ पे जो ये एक तंत्रीय शैली थी, यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा था, वन वे था। लीडर यहाँ पे बोलता था और ये सब सुनते थे। अगर हम बात करें दोस्तों लोकतंत्रीय शैली, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विमार्गी संप्रेषण होगा। कैसे, देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए ये लीडर है, ठीक है, और ये इसके सामने ये इसके सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है ना, एस से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लीडर इनसे बात करेगा और सबऑर्डिनेट भी इनसे बात करेंगे, ये आपस में बात कर सकते हैं दोनों, द्विमार्गी संप्रेषण, ठीक है। और ये भी आपस में बात कर सकते हैं एक दूसरे से, यही तो है लोकतंत्रीय शैली। इसके अन्य नाम क्या है, जनतंत्रीय शैली भी कहेंगे इसको, भागीदारी शैली भी कहेंगे, क्योंकि सबकी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की जा रही है, पूछ के काम किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम से आप देख सकते हो, ये लीडर है, ये सबऑर्डिनेट है, 1 2 3 4,
ठीक है, देख लीजिए, टू वे चल रहा है कम्युनिकेशन। नेता की भूमिका मित्र, प्रेरक व परामर्शदाता की होती है। ठीक है ना, वो पूछता है कि ये कर लें क्या, फिर जो इसके जो अधीनस्थ होंगे वो भी अपनी सलाह देते हैं, अपनी बात रखते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है ये शैली आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यह शैली आधुनिक युग का मतलब सबसे अच्छा नेतृत्व इसको माना जाता है। नेता सहभागी और कर्मचारी केंद्रित होता है। ठीक है, निर्णय लेने से पूर्व अधीनस्थों से परामर्श लिया जाता है। व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन समूह द्वारा किया जाता है। भी एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा, पूरा समूह निर्णय ले रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे शक्तियाँ कैसी है, विकेंद्रीकृत हैं, जबकि एक तंत्रीय शैली में क्या है, केंद्रीकृत थी कि एक ही व्यक्ति डिसीजन ले रहा था, बाकी सुन रहे थे। क्या इस लोकतंत्रीय शैली का कोई दोष भी है क्या? बिल्कुल है साहब। निर्णय लेने में अधिक समय, भाई डिसीजन पावर चारों तरफ बटा हुआ है तो समय लगेगा यहाँ पे। और नेतृत्व की जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति यहाँ पे, भाई यहाँ पे वो बोलेगा कि वो डिसीजन लेगा, वो डिसीजन लेगा, तो ये दोष हम इसके बोल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा इनके शब्दों के अर्थ को आप समझ लेते हैं तो दोबारा रटने की इनमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, हमने दो शैलियों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इस टॉपिक का आप टेस्ट देंगे, और टेस्ट आपको मिल जाएगा कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे। देखिए, मैं हमेशा आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, और टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसका टेस्ट दीजिए एप्लीकेशन पे। ये जितने भी आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट के ये जितने भी टॉपिक हैं, तो सबके टेस्ट अवेलेबल हैं वहाँ पे टॉपिक वाइज। जैसे मान लीजिए आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ लिया, तो इसके 4 से 5 टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। इसको पढ़ के फिर इस टॉपिक का टेस्ट दीजिए आप, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जैसे लीडरशिप वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ के आप वहाँ पे टेस्ट दीजिए आज, तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इसकी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। तो उम्मीद है लोकतंत्रीय शैली समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं थर्ड वाली पे, लेसेज फेयर शैली। ये क्या बला है, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, इसका नाम क्या है, नियंत्रण मुक्त शैली, निर्बाध शैली, नियंत्रण मुक्त शैली, अहस्तक्षेपी शैली। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीच में जो है ये है दोस्तों लीडर, जो कि है निष्क्रिय, और ये है सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसमें कोई लीडर है होकर भी नहीं के बराबर है, क्योंकि वो निष्क्रिय है। लीडर ने इनको ही बोल रखा है कि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से करते रहो। ठीक है ना, अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने हिसाब से काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसीलिए इसको नियंत्रण मुक्त शैली कहा गया कि कंट्रोल है ही नहीं यहाँ पे लीडर का, उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है कार्यों में, कर लो अपने हिसाब से। इसी को कहा गया है लेसेज फेयर शैली। और ये लेसेज फेयर शब्द थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चलो करें। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके बारे में बात करते हैं। इस शैली में नेता सभी कार्य अधीनस्थों पर डाल देता है कि भाई देखते रहो, तुम अब अपने हिसाब से करते रहो। अधीनस्थी क्या करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, योजना बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, खुद ही चेक करते हैं। ठीक है, यह शैली विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करती है, मतलब आदमी को रचनात्मक बनाएगी। भाई तुम अपने हिसाब से नवाचार करो, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन दोष भी हैं क्या, यह शैली अराजकता और अव्यवस्था को जन्म देती है, निराशा और अनुशासनहीनता का खतरा रहेगा। कैसे सर? जैसे मान लीजिए हम हमारे एजुकेशन में इसको अप्लाई करते हैं, एक स्कूल का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए स्कूल का लीडर कौन होगा, हमारा प्राचार्य होगा। अब प्राचार्य को कोई लेना देना नहीं है कि टीचर लेक्चरर कब आ रहे हैं स्कूल में, कब आते हैं, कब जाते हैं, कब पढ़ाते हैं, फ्री कर रखा है। तो अब बताइए, स्कूल में जो मार्ट साहब हैं वो अपने हिसाब से आएंगे, बातें करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, होमवर्क चेक किया तो भी ठीक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को देखना है। अधीनस्थी योजना बनाएंगे, डिसीजन लेंगे।
अनुशासनहीनता का जोखिम रहेगा इसमें, अव्यवस्था को ये जन्म देती है, अराजकता बढ़ा देगी। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ पे कोई लीडर है पर वो नहीं के बराबर है। अब देखो तीनों में कंपैरिजन करते हैं, एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय और लेसेज फेयर। इसमें संचार एक तरफ होता है ना, वन वे कम्युनिकेशन होता है, द्विमार्गी होता है। भाई इसमें तो भाई साहब पूरा ही स्वतंत्र है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुशासनहीनता का जोखिम होता है। लोकतंत्रीय शैली में सेल्फ होता है, खुद को डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए काम करना है, इसमें बाह्य अनुशासन होता है। सत्ता का एक तंत्री में केंद्रीकरण होता है, एक ही आदमी डिसीजन लेता है, यहाँ पे विकेंद्रीकृत होता है, और यहाँ पे पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है, सब अपने हिसाब से चल रहा है भगवान भरोसे। इसका सर्वोत्तम उपयोग कहाँ पे होता है, जहाँ पे कर्मचारी अकुशल अनुभवहीन हो वहाँ पे होता है। जहाँ पे टीम वर्क की जरूरत हो वहाँ पे ये लोकतंत्रीय शैली बेस्ट रहेगी, क्योंकि टीम में टीम वर्क होगा तो लोग सजेशन देंगे, बेस्ट जो ऑप्शन होगा उसका चुनाव होगा। उच्च विकास व स्वायत्तता की आवश्यकता जहाँ पे हो वहाँ पे लेसेज फेयर उपयोगी रहती है। उम्मीद है तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 26 मिनट में हमने कवर कर लिया है, पीडीएफ में देखें आप, समझे और फिर टेस्ट दें। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक हमारा और रह गया दोस्तों, एक नेतृत्व के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक यहाँ पे और ध्यान देंगे। लिपहम द्वारा 3 प्रमुख शैलियाँ दी गई है नेतृत्व में, इनको भी हम कवर करेंगे पहले। ठीक है, ये जो शैलियाँ हमने पढ़ी ये किसके अनुसार पढ़ी, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कर्ट लेविन के अनुसार। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाए भी लेविन ने कौन सी 3 शैलियाँ दी, और कुछ नहीं आए तो ये डायरेक्ट भी आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये शैलियाँ होगी कर्ट लेविन के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं लिपहम के अनुसार 3 प्रमुख शैलियाँ कौन सी है। आइए देखिए, इन्होंने 3 शैलियाँ बताई है। एक बताइए आदर्श मूलक शैली, दूसरी बताइए व्यक्ति मूलक, और तीसरी बताइए व्यवहार मूलक या व्यवहारी शैली। व्यवहार मूलक भी बोल सकते हो उसको। क्या मतलब है अभी इनका? देखिए लिपहम ने कहा है कि जो आदर्श मूलक शैली है इसमें भूमिका संबंधी अपेक्षाओं पे बल दिया है, मतलब संगठन के हितों पर बल दिया है। अभी समझ में आएगी 2 मिनट में। जबकि हम बात करें व्यक्ति मूलक शैली पे, इसमें व्यक्तिगत अपेक्षाओं पे बल दिया है, संगठन के हितों को साइड में कर दिया है। ठीक है, और व्यवहारी शैली में इसमें किस पे बल दिया है, सामाजिक व्यवहार पे, या इसको बोल सकते हैं मध्य मार्ग को इसमें अपनाया है। समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा समझ में। देखिए हाँ जी, देखिए सबसे पहले समझते हैं आदर्श मूलक शैली। मैंने एक बात कही आपको अभी स्टार्टिंग में, जब ये लिपहम की जो शैलियाँ हम पढ़ रहे हैं आदर्श मूलक शैली में किसको महत्ता दी है, संगठन को, संगठन की अपेक्षा, और यहाँ पे व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर बल नहीं दिया है। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। यह शैली पूरी तरीके से भूमिका सिद्धांत पर आधारित है। इसमें व्यक्ति की अपेक्षाओं की जगह संगठन की अपेक्षाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस संगठन के जो हित हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। इसमें नेता का मुख्य काम यह देखना है कि कर्मचारी संगठन के नियमों के अनुसार कार्य संपन्न कर रहा है या नहीं। लीडर ये चेक करेगा कि कार्य संगठन के हित के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। उसको केवल क्या है, काम चाहिए। समझ गए आप? कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन केवल संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए कोई टीचर है। अब मान लीजिए स्कूल का टाइम 10 बजे का है, ठीक है, और मान लीजिए कोई टीचर 10:15 पे स्कूल में पहुंच रहा है। अब यहाँ पे जो लीडर होगा वो कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। अब उसके अनुसार तो क्या कि कर्मचारी संगठन के नियमों के अनुसार कार्य संपन्न कर रहा है, यानी भी स्कूल में 10 बजे आना था लेकिन वो 10:15 पे पहुंचा।
तो ये क्या है, संगठन, क्या बोला है मैंने आपको यहाँ पे कि संगठन के नियमों के अनुसार कार्य संपन्न हो रहा है या नहीं। लीडर इसमें इसको प्राथमिकता देता है, संगठन के हितों को प्राथमिकता पे रखता है। कर्मचारी के व्यक्तिगत हितों को इग्नोर किया जाता है। कर्मचारी भले ही परेशान क्यों ना हो रहा हो, लेकिन प्राथमिकता संगठन के हितों को दी जाएगी इसमें। समझ गए आप बात को? जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, सेना या किसी बड़ी फैक्ट्री में काम करना, जहां नियमों और टारगेट का पालन करना आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी बीमार है, लेकिन फिर भी उसको फोर्स किया जा रहा है कार्य करने के लिए कि नहीं, तुम्हें अपना टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये शैली है आदर्श मूलक शैली, जिसमें भूमिका संबंधी अपेक्षाएं भी। एक टीचर की भूमिका स्कूल में क्या रहती है, पढ़ाने की, जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको करने की। वो कार्य वो सही प्रकार से कर रहा है या नहीं, समझ गए आप? और इसमें संगठन के हितों को ऊपर रखा जाता है, व्यक्तिगत हितों को ऊपर नहीं रखा जाता। आदर्श मूलक शैली ये है दोस्तों। और इसके बाद हम दूसरी शैली पे बात करें, व्यक्ति मूलक शैली। अब इसमें कौन से हितों को ऊपर रखा जाएगा? इसमें कर्मचारी ये बोलेगा कि भी पहले मैं अपने काम करूंगा, ठीक है, उसके बाद संगठन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। देखिए, इस शैली में संगठन की बजाय व्यक्तिगत अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। नेता यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतें पूरी कर रहा है या नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति की आवश्यकताएं संतुष्ट होगी तो संगठन अपने आप तेजी से विकास करेगा, ठीक है। पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की अपेक्षाओं में तालमेल होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे आपको नहीं लगता कि भी कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतें पूरी की जा रही है, भी कर्मचारी को छुट्टी की आवश्यकता है तो उसको भरपूर छुट्टियां दी जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि फिर संस्था का जो काम है वो प्रभावित होगा? तो इसका हम ये दोष बोल सकते हैं कि भाई इससे लापरवाही बढ़ सकती है, कर्मचारी की ग्रोथ भी रुकेगी, वो सीख नहीं पाएगा, डिसिप्लिन में काम नहीं करेगा। तो ये है व्यक्ति मूलक शैली। ये क्या है, कर्मचारी की संतुष्टि पर केंद्रित है, जबकि आदर्श मूलक शैली यहाँ पे संगठन सर्वोपरि था। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसे नहीं लगता यहाँ पे ये जो आदर्श मूलक शैली है ये थोड़ी सी कठोर शैली के रूप में आ रही है सामने, और ये थोड़ी सी ज़्यादा ही लिबरल हो गई, उदार हो गई। यहाँ पे व्यक्तिगत हितों पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, यहाँ पे उदार है, यहाँ पे कठोर है। तो आपको नहीं लगता कि बैलेंस करना यहाँ पे जरूरी, थोड़ा सा ये भी जरूरी है और थोड़ा ये भी जरूरी है। मान लीजिए कर्मचारी को मतलब 10 बजे आना था, 10:05 पे भी वो स्कूल में आ रहा है, तो लीडर के द्वारा उसको डांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा मजबूरी हो सकती है, बारिश आ गई, कुछ भी हो, पंक्चर हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि टीचर महीने में 30 दिन में से 10 दिन लेट ही आ रहा है स्कूल में, तो फिर वो गलत है, वहाँ पे जरूरी है फिर, है ना। तो थोड़ा सा कठोरता, थोड़ा सा लचीलापन भी जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए टीचर स्कूल में आ रहा है, अब उससे 10 घंटे काम करवाया जा रहा है, पोषाहार भी करवाया जा रहा है, जनगणना भी करवाई जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर उसके व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, तो फिर उससे वो परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। तो दोनों में बैलेंस करना जरूरी है, आदर्श मूलक में, व्यक्ति मूलक में, और ये तालमेल करके ही फिर कौन सी शैली सामने आती है, व्यवहार परक शैली कहें या व्यवहार मूलक शैली कहें। समझ गए? इसमें क्या होता है, मध्य मार्गी नेतृत्व शैली भी इसको कहा जाता है। यह शैली कर्मचारी और संगठन दोनों की अपेक्षाओं के मध्य समन्वय रखने का प्रयास करती है, ठीक है। कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार अथवा दंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। इसके दो प्रमुख आधार है, प्रासंगिक पुरस्कार और अपवाद द्वारा प्रबंध। समझ गए क्या? इसका सर्वप्रथम वर्णन 1947 में मैक्स वेबर ने और बर्नार्ड बास ने किया था। भाई तुम टारगेट पूरा करोगे तो तुम्हें कुछ बोनस देंगे, पुरस्कार देंगे, सम्मानित करेंगे, ठीक है, और नहीं करने पर दंड भी दिया जाता है। जैसे आजकल टीचर्स के साथ हो रहा है ना, कि कोई भी बच्चा फेल होता है तो फिर उसको जवाब देना पड़ता है।
और कोई विद्यालय 100% रिजल्ट देता है तो फिर सरकार के द्वारा उसको सम्मानित भी किया जाता है। तो ये किसके बेस पे है? पुरस्कार अथवा दंड के प्रयोग किया जाता है इसमें। और ये क्या है? मध्य मार्गीय। तो ये थी दोस्तों लिपहम की 3 शैलियां, आदर्श मूलक, व्यक्ति मूलक और व्यवहार मूलक शैली। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको यहां तक की बातें। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नेतृत्व के सिद्धांतों पे हम बात करेंगे। सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं। अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है दोस्तों परंपरागत सिद्धांत, फिर है आधुनिक सिद्धांत और फिर है उदीयमान सिद्धांत। क्या है इनका मतलब? परंपरागत नाम से ही पता चल रहा है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महान व्यक्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि नेता पैदा होते हैं, बना ही नहीं जाते। ठीक है, ये सिद्धांत ये कहता है। दूसरा है दोस्तों गुण सिद्धांत। इसके अंतर्गत भी नेता के जो जो पहचान होती है वो उसके व्यक्तिगत गुणों से होती है। गुण ही नेतृत्व की चाबी है, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। ठीक है। और कार्यात्मक या समूह सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत होते हैं जो किसमें रखेंगे हम? परंपरागत सिद्धांत में। ठीक है, ये पहले के सिद्धांत है। ठीक है जी। आधुनिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें, आधुनिक सिद्धांत में व्यवहारवादी सिद्धांत और परिस्थितिजन्य सिद्धांत, इनको हम पढ़ेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत क्या कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेता ऐसा नहीं कि जन्मजाति होते हैं, नेता अपने व्यवहार से बनते हैं, ये कहता है व्यवहारवादी सिद्धांत। और इसके नीचे जो सिद्धांत आप देखते हैं परिस्थितिजन्य सिद्धांत, ये कहता है कि ऐसा नहीं है, न तो पैदा होते हैं न व्यवहार से बनते हैं, नेता परिस्थितियां बनाती है। अगर किसी की परिस्थिति उस जगह पे मतलब फेवरेबल है तो वहां पे वो लीडर बन के उभर के आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन पे बल दिया है, यहाँ पे व्यवहार पे बल दिया है, और यहाँ पे क्या भाई, ये तो जन्मजात है, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। और तीसरा है दोस्तों उदीयमान सिद्धांत, जो अभी वर्तमान में उदय हो रहे हैं। जैसे इसमें आता है करिश्मा प्रधान नेतृत्व का सिद्धांत, कि इन व्यक्तियों में कुछ करिश्माई जादुई ताकत होती है जिससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं और ये लीड करते हैं। जैसे जैसे उदाहरण आप ले सकते हो बाबा बागेश्वर, बागेश्वर धाम, वहाँ पे आपने देखा होगा ना, वहाँ पे भी कुछ करिश्माई ताकत है उनके पास। तो वहाँ पर भी उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जहाँ पर भी वो जाते हैं तो आपने देखा होगा सड़कें जाम हो जाती है, हजारों की संख्या में भीड़ आ जाती है उनको देखने के लिए। तो ये क्या है? उदीयमान, जो अभी उदय हो रहे हैं। ये हालांकि हमें नहीं पढ़ना है, ये 2 ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं परंपरागत सिद्धांतों से, जिसमें पहला आता है महान व्यक्ति का सिद्धांत। किसने दिया? ये थॉमस कार्लाइल ने दिया। और क्या कहना है इनका? सिंपल सी बात है, नेता पैदा होते हैं भाई, सब बनते नहीं है। द ग्रेट मैन थ्योरी ये कहती है, सिंपल इतनी सी बात है। दूसरा है गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। व्यक्तिगत गुण ही नेतृत्व की चाबी है, और इस पे व्यक्तिगत गुणों पर यह सिद्धांत बल देता है कि जो नेता वही होता है जो उसके व्यक्तिगत गुण होते हैं ना, वही नेता है। उसके जो गुण हैं उसी को, वो गुण ही उसको नेता बनाते हैं, ऐसा ही गुण सिद्धांत कहता है। समझ में आ गए ये दोनों? महान व्यक्ति का सिद्धांत और गुण सिद्धांत। उसके बाद आगे चलता हूं मैं, कार्यात्मक व समूह सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है जॉन अडेयर। क्रिया केंद्रित नेतृत्व क्रिया के आधार पर ही नेता बनता है। क्रिया से मतलब है काम के आधार पे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, कार्यात्मक व समूह सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि क्रिया के आधार पर ही नेता बनता है व्यक्ति, कि उसके कार्य किस प्रकार के हैं। ठीक है, सीधी बातें कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा घुमा फिरा के आपको समझा भी नहीं रहा हूँ। सीधी बातें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ताकि हमारी क्लास भी लंबी नहीं रहे। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। बाकी इन पे खूब लंबा चौड़ा भाषण दिया जा सकता है, लेकिन बस इतना आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है परंपरागत सिद्धांत समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम चलते हैं आधुनिक सिद्धांत की तरफ। देखिए यहाँ पे मैं लिस्ट से समझा देता हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत को।
आधुनिक अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लीजिए व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है। इसके अनुसार नेता क्या करता है इस आधार पर नेतृत्व का वर्णन किया जाता है, जबकि गुण सिद्धांत नेता क्या है। समझ गए क्या भी, व्यवहार में क्या होता है, क्या करता है। जैसे हम बोलचाल में भी बोलते हैं ना कि यार उसका व्यवहार बढ़िया नहीं है, मतलब उसके कार्यों को देखते हैं, उसके बोलचाल को देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि व्यवहार ठीक नहीं है आदमी का। तो व्यवहार सिद्धांत इस पे बल देता है, किस पे, क्या करता है पे। और जबकि गुण सिद्धांत किस पे बल देता है कि नेता क्या है, उसमें कौन से गुण हैं। समझ गए बात को। तो ये है व्यवहारवादी सिद्धांत। अब देखिए इस सिद्धांत के ऊपर शोध हुए हैं, कई रिसर्च हुई है, तभी तो इसने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि नेता पैदा ही होते हैं, नेता तो व्यवहार से बनते हैं। अब इस पे कुछ रिसर्च हुई है, जिसमें से पहली रिसर्च है ओहियो स्टेट अध्ययन। ये 1945 के आसपास का समय यूएस में हुई थी ये रिसर्च। इसमें क्या हुआ वो मैं समझा देता हूँ। एक तो संरचनात्मक पहलू को लिया गया और दूसरी तरफ लिया गया अंतर संबंध को, या हम इसको बोल देते हैं कि संरचनात्मक पहल करने वाला नेता और दूसरी तरफ क्या है, अंतर संबंध पर ध्यान देने वाला नेता। इन दोनों को लिया गया, ठीक है। कैसे लिया गया मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसको समझने के लिए देखिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखिए एक तरफ तो यहाँ पे हमने संरचनात्मक पहल को लिख दिया है और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने अंतर संबंध को लिखा है, यहाँ पे लो यहाँ पे हाई। तो जब ये स्टडी की गई तो यहाँ से हमारे सामने चार लीडर हमारे सामने निकल के आते हैं, या चार परिणाम हमारे सामने निकल के आते हैं। अंतर संबंध का यहाँ पे मतलब क्या है, मानव कल्याण के ऊपर, व्यक्ति के कल्याण पर, उसके व्यवहार, उसके संबंधों पे ध्यान देने से संबंधित है। और सृजनात्मक पहल से यहाँ पे क्या मतलब है कि भी कार्य के दृष्टिकोण से बात की जा रही है, भी कार्य में क्या आप नवाचार कर रहे हो, क्या पहल कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ऐसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पहली सिचुएशन में क्या है, ये वाली सिचुएशन, दोनों क्या है, अंतर संबंध भी बिल्कुल कम है और संरचनात्मक पहल भी बिल्कुल कम है, लो पर है। मतलब न तो संबंधों पे ध्यान दिया जा रहा है, न संरचनात्मक पहल पे ध्यान दिया जा रहा है, दोनों कम है। तो ये रिजल्ट खराब है एक तरीके से। अगर हम सेकंड सिचुएशन पे बात करें तो यहाँ पे अंतर संबंधों पे तो ध्यान दिया जा रहा है, हाई है, लेकिन प्रोडक्शन यानी कि जो काम है वो कम है। तो ये दूसरा रिजल्ट ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं हम, जहाँ पे संरचनात्मक पहल तो की जा रही है, हाई है, लेकिन अंतर संबंध क्या है, लो है। मतलब भाई मुझे काम से मतलब है, संबंध जाए भाड़ में, मुझे केवल काम चाहिए। तो ये भी गलत तरीका है। और चौथी सिचुएशन आप देख सकते हो जहाँ पे अंतर संबंध भी बढ़िया है, बिल्कुल टॉप लेवल पे है, और संरचनात्मक पहल भी हाई है। तो ये क्या है, ये श्रेष्ठ शैली है, इस अध्ययन में पाया गया। ये केवल काम पे ही नहीं, संबंधों पे भी ध्यान देना जरूरी है। संबंध क्या है, व्यवहार ही तो है। आगे ही बात समझो। तो ये था दोस्तों ओहियो स्टेट अध्ययन, अमेरिका में हुआ था ये, जिसमें ये संरचनात्मक और अंतर संबंध दोनों के साथ कंपेयर किया गया था। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूँ। इसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा है मिशिगन स्टेट विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किया गया 1946 में। रेंसिस लिकर्ट इसके प्रतिपादक हैं और इसमें आधार क्या बनाया गया, एक तो उत्पादन को और कर्मचारी को। मतलब वही वाली बात है, अलग अलग, जैसे यहाँ पे उत्पादन लिया है, यहाँ पे हमने संरचना को ले लिया था। यहाँ पे कर्मचारी केंद्रित की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अंतर संबंधों की बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या रहा इस रिसर्च में। यहाँ पे जो इन्होंने जो रिसर्च करके जो शैलियाँ बताई, भी चार प्रकार के रिजल्ट या चार प्रकार के हमारे सामने लीडर निकल के आते हैं। कैसे, एक तो है शोषणकारी निरंकुश, जो क्या कैसा माहौल पैदा करता है, डर भय का। शोषणकारी निरंकुश यानी भी काम करना है, काम चाहिए ही चाहिए मुझे, ठीक है। दूसरा है हितकारी निरंकुश, मतलब ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देता है, ठीक है भी, हाँ चलो ठीक है, पुरस्कार का भी ध्यान रखता है। फिर उसके बाद है थर्ड पर है सहभागी,
यहाँ पे वही टीम वर्क की बात की जा रही है, और चौथा है परामर्शीय, जिसमें वही सलाह मशवरा करके कार्य किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार से इस स्टडी में मिशिगन स्टेट विश्वविद्यालय अध्ययन में ये 4 परिणाम निकल के आते हैं। 4 शैलियाँ इन्होंने बताई है कि इस तरीके से 4 लीडर होते हैं, यहाँ पे 4 लीडर निकल के आते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा है प्रबंधकीय जाल सिद्धांत। ये हम किस में पढ़ रहे हैं, मैं वापस से आपको याद दिला देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों में हम पढ़ रहे हैं इसको। प्रबंधकीय जाल सिद्धांत दिया है आर ब्लेक ने, जे माउंटन ने, और एक तरीके से ये स्टडी जो ओहियो विश्वविद्यालय की जो स्टडी हुई है उसी का ही ये विस्तार है। इसमें किस पे ध्यान दिया है? व्यक्ति पर ध्यान दिया है और उत्पादन पे ध्यान दिया है। ठीक है, कैसे? 1 से 9 तक के पॉइंट यहाँ पे डिवाइड कर दिए व्यक्ति को, और 1 से 9 पॉइंट यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया किसको? उत्पादन को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला भाई एक कम है, सीधी सी बात है, एक एक का आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे काम क्या चल रहा है? काम चलाओ चल रहा है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ यहाँ पे बात की करते हैं तो यहाँ पे व्यक्ति तो 9 है और उत्पादन कितना हो रहा है? 9 1 हो रहा है, मतलब आदमी ज़्यादा है और काम का रेशो कम है यहाँ पे। तो इसको क्या कहा? कंट्री क्लब कहा है इन्होंने। ठीक है ना, जैसे क्लब में वही एक तरह से मौज की जाती है ना, ऐश की जाती है, भी काम कुछ नहीं है, बस चिल मार रहे हैं, स्कूल में टीचर आ रहे हैं, पोशार खा रहे हैं, नींद निकाल रहे हैं, पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं, नथिंग। तो इसको बोला गया कंट्री क्लब। ठीक है, देरी से आ रहे हैं, पहले जा रहे हैं, उस तरह की चीज़ें, ऐसे समझ सकते हो आप। यहाँ पे 1 9, यहाँ पे व्यक्ति तो 1 है और काम उत्पादन 9 चाहिए उसको, और ये क्या है? शोषण हो रहा है एक तरीके से। इसने बोल दिया कि मुझे काम चाहिए, व्यक्ति जाए भाड़ में। और यहाँ पे दोनों पे देखिए, व्यक्ति भी 9 है और उत्पादन भी 9 चल रहा है। तो ये क्या है? ये बेस्ट सिचुएशन है। और इनका मध्य का मार्ग बीच का भी 5 5 का भी, व्यक्ति 5 है और उत्पादन भी 5 है, तो ये मध्य मार्ग इसको बोला गया। आगे बात समझ में? तो ये है प्रबंधकीय जाल। एक तरीके से ये जाल बना के इन्होंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वापस से मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, नेतृत्व के सिद्धांत परंपरागत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आधुनिक पर हमने बात की, जिसमें हमने व्यवहारवादी सिद्धांतों को जाना, इसमें ओहियो विश्वविद्यालय, फिर मिशिगन, और फिर प्रबंधकीय जाल को हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं परिस्थितिजन्य सिद्धांतों को लेकर। इसमें भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे स्थितिजन्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व किसी परिस्थिति में प्रभावशाली तो दूसरी परिस्थिति में अप्रभावशाली हो सकता है। मतलब यहाँ पे जोर दिया गया है सिचुएशन पे, सिचुएशन के हिसाब से होता है। जैसे आज हमारे राजस्थान में भजन लाल जी क्या है? मुख्यमंत्री है, तो यहाँ राजस्थान के हिसाब से उनकी स्थिति मजबूत है। अब जरूरी नहीं है कि यूपी में भी भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वहाँ के हिसाब से सिचुएशन योगी जी की बेस्ट है। तो यहाँ पे परिस्थिति की बात की जा रही है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला इसमें सिद्धांत आता है, किसने दिया? हर्से और ब्लैंचर्ड ने दिया, स्थिति परक सिद्धांत। ये दोनों प्रतिपादक हैं और इन्होंने यही कहा कि नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करता है। सर हम नहीं मानते कि जन्मजात होता है, हम व्यवहार को भी नहीं मानते, हम परिस्थिति को मानते हैं। और इसी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? जीवन चक्र सिद्धांत भी इसको कहा गया है। नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखिए आप। दूसरा सिद्धांत आता है स्थितिजन्य में, फीडलर का आकस्मिकता का सिद्धांत, कंटीजेंसी थ्योरी। किसी नेता के प्रभावशाली होने के लिए उसकी नेतृत्व शैली को परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। समझ गए भाई? सिचुएशन के अनुसार, जैसी सिचुएशन बनी तुरंत डिसीजन ले लिया, नाम ही क्या है? आकस्मिक। प्रभावी नेता वह है जो बदलती परिस्थितियों को पहचान जाए और उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय ले। ये कहा किसने? फीडलर ने। फीडलर का आकस्मिक सिद्धांत। ठीक है जी। थर्ड पर है एकीकृत इंटीग्रेटेड लीडरशिप थ्योरी। टेरी एवं फ्रैंकलिन इसके प्रतिपादक हैं। नेता न तो जन्मजात होता है, न पूरी तरह बनाया जा सकता है। क्या ये बात सही है क्या?
नेता न तो जन्मजात होता है न पूरी तरीके से बनाया जा सकता है। इसको हम दो उदाहरण पे देख सकते हैं। जैसे आज हम देखें सचिन तेंदुलकर की बात करें वो एक सफल क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन जो उनके बेटे हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है, जबकि वो अपने पिता के सानिध्य में है। यही चीज हम अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी देख सकते हैं। भाई वहां पे अगर बनाया जा सकता तो बनाया जा सकता था ना उनको भी बेहतर। पूरी तरह बनाया जा सकता है, न पूरी तरह बनाया जा सकता है, न नेता जन्मजात होता है। तो यह है एकीकृत नेतृत्व का सिद्धांत। जन्मजात गुणों तथा अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा ही नेतृत्व का विकास किया जा सकता है। इन्होंने ये कहा कि भाई जन्मजात तो गुण तो होते ही हैं, ठीक है मान लिया, साथ में क्या अनुभव भी और प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी जरूरी है सर। ऐसा ही नहीं है कि जन्मजात से ही लीडर बन जाएगा, जरूरी नहीं है, उसका अनुभव भी होना चाहिए, प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने बताया कि नेतृत्व का विकास चार तत्वों के मध्य परस्पर संबंधों के आधार पर होता है, जैसे नेता, अनुयायी, संगठन और सामाजिक मूल्य, आर्थिक व राजनीतिक दशाएं। तो ये इन्होंने बताया एकीकृत। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें आप, कैसे मैं समझाता हूँ। देखिए स्थिति जन्य सिद्धांत, ये किस पे बल देता है? स्थिति पे। पहली बात इतना सा ध्यान रखें आप। फिर यहाँ पे हमारे सामने स्थिति परक सिद्धांत आता है, किसने दिया? हर्से और ब्लेंचर्ड ने। और इसने क्या कहा कि नेतृत्व परिस्थिति पे निर्भर करता है। ठीक है जी, परिस्थिति पे निर्भर करता है। फीडलर ने क्या कहा कि परिस्थिति के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, जैसी सिचुएशन बने वैसा एक्शन होना चाहिए लीडर का। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए भी सामने वाला माहौल गर्म है तो नेता को नरमी से पेश आना चाहिए, और जहाँ पे कठोरता दिखानी चाहिए वहाँ पे कठोरता की तरह भी पेश आना चाहिए, स्थिति के अनुसार। ठीक है, परिस्थिति की सिचुएशन जो चल रही है उसके अनुसार। एकीकृत ने क्या कहा कि भाई न तो जन्मजात न पूरी तरीके से बनाया जाता है। इसने क्या कहा कि जन्मजात गुण, अनुभव और ट्रेनिंग, इसके बाद बनेगा लीडर। और पथ लक्ष्य उन्मुख सिद्धांत, ये इन्होंने दिया था रॉबर्ट हाउस और मार्टिन इवन ने। प्रभावी नेता अपने अनुयायियों का लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन करता है, अर्थात अधीनस्थों को लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। पाथ गोल थ्योरी है। ऐसी और भी कई सिद्धांत है, लेकिन जो जो मुख्य मुख्य हैं वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। एक अंतिम देख लीजिए, और नेतृत्व सांतव्य सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक है स्मिथ और टेनिन बूम। अब इसमें देखिए क्या है, समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व शैली नेता, अनुयायी और परिस्थिति के अंतर्गत संबंधों पर निर्भर करती है। क्या मतलब है इसका? डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये प्रबंधक है जिसको हमने क्या कहा? नेता का। और ये अनुयायी जो अधीनस्थ है, एक तरह से समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से ये डायग्राम आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि बात किसकी हो रही है? सत्ता की हो रही है, अधिकार की हो रही है। जैसे मान लीजिए प्रबंधक अपना अधिकार, जैसे प्रबंधक यहाँ पे इसका इतना अधिकार है और अपना अधिकार बढ़ा के यहाँ पे करता है, तो वो क्या हो जाता है? निरंकुश हो जाता है। यहाँ पे अनुयायियों के अधिकार कम हो जाते हैं और प्रबंधक के अधिकार ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे ही प्रबंधक अपने अधिकार यहाँ से यहाँ करता है तो अनुयायियों के अधिकार ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन कैसी हो जाती है? लोकतांत्रिक हो जाती है। समझ गए क्या? बस ये इतनी सी बात है। तो इसी को क्या बोला गया कि ये सिचुएशन क्या चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको बोला गया नेतृत्व सांतव्य का सिद्धांत बोला गया है। अब इसको पढ़िए आप कि नेता, अनुयायी और परिस्थिति के अंतर्गत संबंधों पर निर्भर करती है ये। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा उलझना नहीं। बाकी थोड़े से इस टॉपिक के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करें। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहेगा इसमें, सिद्धांतों से ज़्यादा शैलियाँ इंपॉर्टेंट रहेगी, तो शैलियों को आप अच्छे से करें। नेतृत्व की विशेषताओं को समझे कि मतलब क्या है उनका, और थोड़ा सा इन सिद्धांतों पर भी गौर फरमा लीजिएगा कि भी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, तो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, और साथ में इस टॉपिक का टेस्ट जरूर दें, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगले सेशन में हम किस पे बात करेंगे? अगली क्लास में हम बात कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर,
जो कि हमारा क्या था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप हमने पढ़ लिया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।